आज की हमारी सबसे एक पावरफुल रचना है, उस रचना का नाम आपके पास यहाँ पर क्या है? तो आंसर आता है शिवा बावनी। बहुत लंबे दिनों से इंतजार था इस रचना का और कहीं से भी इसकी सटीक जानकारी आप लोगों को नहीं मिल रही थी और आप लोगों को लग रहा था कि एक बार शिवा बावनी भूषण की जो रचना है वो हमको सुनने को मिल जाए। और देखिए आज आपके पास यहाँ पर योग संयोग है कि शानदार इसके, क्योंकि शिवा बावनी वैसे तो 52 छंदों के कॉन्टेक्स्ट में 52 छंदों का वहाँ पर 52 छंद हैं उसमें। इट मीन्स जब अगर हम बात करते हैं तो उसमें वहाँ पर टोटल कितने टाइटल्स का कितने उसमें वहाँ पर छंद में लिखी गई है, 52 छंद में लिखी गई रचना है। क्या एग्जामिनर महोदय के द्वारा हमारे पास यहाँ पर इसमें 52 के 52 छंदों की वकालत की गई कि हमको 52 छंद पूरे पढ़ने हैं? आंसर नहीं। उन्होंने इस पार्ट की एक बेसिक समझ के संदर्भ में आपके लिए कुछ टाइटल रख दिए कि एक उन्होंने कहा कि बेटा आप जो है वो 4 नंबर का, 4 नंबर का, एक 25 नंबर का और एक 26 नंबर का ये जो है छंद हैं। इन छंदों के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्या आपको इसका नॉलेज है या नहीं है? तो अब यहाँ पर 52 छंदों में से एग्जामिनर महोदय के द्वारा जिन 3 छंदों की वकालत की गई है उसमें से 4 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर आपके सिलेबस के अंदर वहां पर रखा है। चूंकि स्पेसिफाई करके चीजें जब अगर आपको दे रहा है वैसे तो लिख देते हैं, बाकी जैसी रचनाएं लिखी है शिवा बावनी भी वैसे ही लिख देते कि पढ़िए पूरे के पूरे 52 छंद, लेकिन यहाँ पर 52 छंदों से रिलेटेड उनको बात नहीं करना। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर एक प्यारा सा टाइटल, इस प्यारे से टाइटल को लीडिंग वाले प्रश्नों में ऐसे चैप्टर्स माने जाते हैं। यदि आमतौर पर यहाँ पर आप इन 4 नंबर का, 25 नंबर का और 26 नंबर पर यदि आप अपनी कमांड बना ले तो, है ना। चलते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको जो एक देखना है इसमें यहाँ पर वो क्या है, तो जैसे इसमें बात आती है परिचय की। मैंने कई सारे यहाँ पर मैं लगातार एनालिसिस में यहाँ पर करता रहता हूँ कि प्रश्नों का नेचर आपको क्या होगा। जब अगर हम यहाँ पर इनकी पुराने थीम्स को अगर देखते हैं तो पुराने थीम में कहीं पर भी जन्म और मृत्यु का जो लेखक का होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, कवि परिचय के संदर्भ में बातें आती हुई दिखाई देती है और उसमें भी वो बात आती हुई दिखाई देती है मुख्य रूप से कि इन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी और रचनाएं ऐसी हैं जिनका इन्होंने लेखन कार्य किया है। पर फिर भी यहाँ पर उसी संदर्भ में जब अगर अपन बात करते हैं तो जैसे आपको बाकी विद्वानों का जो जन्म और मृत्यु, देहांत, निधन वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वाले टाइटल प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, वैसे आपके पास यहाँ पर जब हम भूषण की बात करते हैं, क्या इनका ओरिजिनल नाम ही भूषण है? जिस समय से इन्होंने अपनी बात यहाँ पर चालू की है तो आंसर आता हुआ दिखाई देता है नहीं। तो फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट आप ये लिखें कि ये भूषण नाम देने वाला विद्वान कौन है, कौन से विद्वान के द्वारा भूषण नाम दिया गया, इसकी जो है आप मुझे बताएंगे। उससे रिलेटेड यहाँ पर 2-3 बातें प्रश्न आएगा। मतलब ये है कि विद्वान भी मतभेद है। यहाँ पर मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल ने भूषण साहब का समय कब माना है? इट मीन्स उनके जन्म से लेकर के देहांत तक का। उसके बाद में शिव सिंह सेंगर साहब ने भूषण के जन्म के लिए कौन सा पॉइंट बताया है और उसी प्रकार से ग्रियर्सन ने क्या बताया है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास 3 बातें आती हुई दिखाई देती है जिनको थोड़ा सा आपको रीड आउट करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं जानकारी पता होना चाहिए, लेकिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। इसमें मिश्र बंधु तथा रामचंद्र शुक्ल ने भूषण का समय क्या निर्धारित किया, तो आपने को यहाँ पर ये याद रखना है कि इन्होंने 16 से 13 से लेकर के 1715 तक का समय माना है। ये पर्टिकुलर मिश्र बंधुओं का तथा रामचंद्र शुक्ल का, मिश्र बंधुओं का तथा रामचंद्र शुक्ल का पर्टिकुलर व्यू है, उनके अनुसार ऐसा है। उन्होंने जो भी उस समय के वहां पर तत्कालीन ग्रंथ देखे होंगे उसके हिसाब से उनका वहां पर टाइम जो है डिसाइड करने का प्रयास किया कि 1613 से लेकर के 1715 तक का है। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो शिव सिंह सेंगर साहब आते हैं। शिव सिंह सेंगर साहब ने भूषण के बारे में क्या कहा, तो इन्होंने यहाँ पर 1681 कहा। आप देखो कितना डिफरेंस आता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से जब अगर अपन ग्रिएशन की बात करते हैं तो ये 1603 लिखते हैं। बाई चांस यदि एग्जामिनर को प्रश्न पूछना भी रहा तो प्रश्न का नेचर ऐसे ही रहेगा कि शिव सिंह सेंगर ने क्या बताया, ग्रियर्सन ने क्या बताया,
मिश्र बंधुओं तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा क्या बताया गया है, इसी प्रकार से इसी नेचर में ये प्रश्न कहीं न कहीं आता हुआ दिखाई आपको दे सकता है। तो अपने को तैयारी कुल मिलाकर के पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि हाँ ऐसी इनकी स्थितियां हैं। अब यहाँ से चलते हैं परिचय के संदर्भ में। जब अगर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात आती है यहाँ पर भाई की। क्या भूषण के भाई थे? आंसर है कि हाँ, 2 भाई हैं और दोनों ही भाई जिस प्रकार से यहाँ पर भूषण ने अपने साहित्य के क्षेत्र में नाम धाम कमाया है, उसी प्रकार से उन्होंने भी नाम कमाया है और उन्होंने भी यहाँ पर अपनी रचनाएं लिखी है। क्या आप बताने में यहाँ पर सक्षम हैं? अगर आपने सीवा बावनी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और अगर भूषण व टाइटल पढ़ लिया तो क्या हम ये बताने में सक्षम हैं कि भूषण के भाई कौन हैं? तो नाम आते हुए दिखाई देते हैं आपके पास। एक नाम है इसमें चिंतामणि और दूसरा नाम आता हुआ दिखाई देता है मतीराम। ये इनके यहाँ पर जब हम ग्रंथों को देखते हैं तो उस ग्रंथ में ये 2 नाम आते हुए दिखाते हैं कि चिंतामणि और मतीराम इनके कहीं न कहीं भाई है। फिर बात आती है कि इनका मूल नाम क्या है, कुछ विद्वान क्या मानते हैं। वैसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक जितने भी आप बहुत सारे जब साहित्य ग्रंथों को देखते हैं तब भी वहाँ पर वो चीज़ नहीं आती है। नाम यहाँ पर इनका जो चलन में है, जो लेखन में है, जो दिखता है वो नाम भूषण ही है। और भूषण नाम की उपाधि किसी विद्वान के द्वारा दी गई है। वो कौन से विद्वान के द्वारा, वो आप बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पर अपने पास बात आती हुई दिखाई देती है कि लेकिन कुछ विद्वान, मतलब सही बात यहाँ पर है, आंसर है नो। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका नाम मनीराम या पतिराम कहीं कहीं पर मिलता है मूल नाम, क्योंकि इनके भाइयों के नाम है चिंतामणि और मतीराम। तो यहाँ पर उसी प्रकार से मनीराम या पतिराम, मनीराम या पतिराम, ये कहीं न कहीं इसमें यहाँ पर उल्लेख होता हुआ दिखाता है, हाईलाइट होता हुआ दिखाई देता है। क्या प्रश्न ये आएगा कि भूषण का मूल नाम था? नहीं, प्रश्न ये जरूर आएगा कि भूषण को भूषण उपाधि देने वाला विद्वान कौन है, तब आपको वहां पर याद रखना पड़ेगा। फिर आगे सीवा बावनी में 52 छंद, बेसिकली क्या चलता है इनमें, जैसे ऐसे चलता है हजारा, तो इसका मतलब है कि वहां पर 1000 छंद हैं। जैसे शब्द आए 25 तो इसमें 25 हैं, जैसे आए 40 तो इसमें यहाँ पर 40 हैं। तो उसी प्रकार से सीवा बावनी में कितने यहाँ पर छंद हैं? तो आंसर आता है कि 52 छंद हैं। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि क्या 52 छंद अलग अलग? आंसर है यहाँ पर नो। मान लो अगर उन्होंने मालती सवैया लिखा है या कवित्त लिखा है तो उसी स्टाइल में वहां पर अपनी बातों को बताने का प्रयास कहीं ना कहीं उन्होंने किया है। लेकिन जब शिवाजी की हम यहाँ पर अन्य रचनाओं को भी जब अगर देखते हैं कि ये केवल एक का टाइटल आपके पास नहीं है, कवित्त, सवैया, दोहा और छप्पे केवल एक का नहीं है, हम भूषण के ओवरऑल रचनाओं की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप यहाँ पर भूषण के परिचय के बारे में देख रहे हैं तो इन्होंने कवित्त भी लिखे, सवैया भी लिखे, दोहा भी लिखा है, छप्पा भी लिखा है। आप सब जानते हैं कि कवित्त एक वार्णिक छंद है और किस प्रकार का, तो दंडक वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से पास यहाँ पर सवैया एक वार्णिक छंद है जिसमें यहाँ पर रेंज चलती है 22 से लेकर के 26 तक। इसके अंदर और कई प्रकार के यहाँ पर छंद आते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अगर अपन यहाँ पर बात कहें कि मदिरा सवैया या मालती सवैया, मत गयंद सवैया आदि प्रकार के नाम इसमें मिलते हैं। उसी प्रकार से दोहा की जब बात करते हो तो ये आपके पास एक अर्धसम मात्रिक छंद है। उसी प्रकार से जब छप्पे की बात करते हैं तो एक विषम मात्रिक या संयुक्त मात्रिक या उपजाति या यौगिक प्रकार का आपके पास यहाँ पर छंद माना जाता है जो दो छंदों को जोड़ने से बना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर याद होगा कि छप्पे कौन से 2 छंदों से मिलकर के बना हुआ है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके दें तो मानना पड़ेगा कि हाँ आपको ये पता है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ से जब इसमें आगे की तरफ चलते हैं तो बात आती है रस की। बेसिकली भूषण नामक विद्वान की जब बात करते हैं तो इनकी इसमें यहाँ पर जो रस हाईलाइट होता हुआ दिखाई देता है वो कौन सा है आपके पास? वीर, युद्ध में विपक्षियों को देखकर या फिर ऐसी घटनाएं सुनकर जिसके अंतर्गत व्यक्ति में कहीं न कहीं रोंगटे खड़े हुए दिखाई देते हैं, या जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जब उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है वीर। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें वहां पर वीर का, इन्होंने श्रृंगार को, इन्होंने भक्ति को पूरा साइड में करा और अपनी ब्रज भाषा में जब इन्होंने वीर रस में लिखना स्टार्ट किया तब यहां पर बात आती हुई दिखाई देती कि इनकी रचनाओं में इस बात का ज्यादा से ज्यादा उल्लेख आपके पास यहां पर है। फिर यहां पर शिवराज भूषण एक जगह
जो है शिवराज भूषण में, मतलब इनकी रचना है किनकी, तो आंसर है यहाँ पर भूषण की, जिनको आप मनी राम या पति राम के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक रचना है जिसका नाम है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि, खुद अपना परिचय देते हैं, क्या देते हैं वो, ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। प्रश्न आपके पास यहाँ पर खड़ा हो सकता है, तब आपको और हमको ये कहना पड़ेगा कि ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे जिनका गोत्र कश्यप था, जो रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। इट मीन्स यहाँ पर जब पिताजी की बात आती हुई दिखाई देती है तो ये अपने खुद परिचय में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स के रूप में आप ये कह सकते हैं कि रत्नाकर त्रिपाठी के ये पुत्र थे तथा यमुना के किनारे त्रिविक्रमपुर, जिसको हम यहाँ पर तिकवापुर में रहते थे और जहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था, ये जो है एक जगह अपना परिचय इस रूप में कहीं ना कहीं देते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ से भी याद रखना चाहिए। फिर भूषण की उपाधि, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, क्योंकि इनका मूल नाम तो आपके पास यहाँ पर मनी राम है या पति राम, इसमें भी केवल कुछ विद्वान ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विद्वान इस बात का सपोर्ट नहीं करते। देने वाला जो विद्वान है जिसको इनको भूषण की उपाधि दी, उनका नाम है रुद्रदत्त। ये कौन थे, ये चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र थे। हृदय राम के पुत्र रुद्रदत्त, रुद्रदत्त ने इनको भूषण की उपाधि दी। क्वालिटी वाला प्रश्न 100% आपको लगाने का मौका मिल सकता है, इसलिए आपको इसमें यहां पर चूकना नहीं है। ठीक है, फिर यहां से आगे की तरफ बढ़े तो बेसिकली यहां पर यह है कि इन्होंने कई जगह अपना जो है कामकाज किया है। मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना नरेश छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी महाराज, पन्ना नरेश छत्रपाल आदि के आश्रय में रहे। आदि में मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना नरेश छत्रसाल। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं, अपनी बातों का उल्लेख करते हैं, तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना नरेश छत्रसाल है ना, इनका जो है बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पर जिक्र होता है। परंतु इनके पसंदीदा नरेश कौन, तो आंसर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल। ये दो नाम जो है इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई देते पसंदीदा में। वे मूलतः टिकवापुर गांव के निवासी थे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील में पड़ता है। कहां पर, तो आंसर आया उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील में पड़ता है। ये यहां पर आपके पास इनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनको अपन ने यहां पर देखा। और कुछ शिवराज भूषण ग्रंथ के निम्न दोहे के अनुसार भूषण उनकी उपाधि है। खुद ये कहते हैं कि भूषण मेरी उपाधि है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक दोहा भी लिखा है शिवराज भूषण नामक किताब में, नामक ग्रंथ में। और ये कहा कि भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राजा हृदय राम के पुत्र रुद्र साहा ने दी है ना। तो यहाँ पर अपने पास जब बात अगर अपन आते हैं इसमें देखते हैं तो रुद्रदत्त, रुद्र साहा दोनों जो है बातें, हालांकि यहाँ पर नाम जो है चलते रहते हैं इसमें। तब वहां पर कहते हैं कुल सोलंकी चित्रकूट, पति साहसशील समुद्र, कवि भूषण पदवी हृदय राम। ये नाम है हृदय राम, सुद का मतलब होता है बेटा, और उत्तर आया आपके पास रुद्र। यदि आप यहाँ पर दत्त और साहा वाले कॉन्सेप्ट से हटना चाहें तो हट जाएं। फिर यहाँ पर आपको जो उनकी वास्तव में जो रचना में वहां पर शब्द आता हुआ दिखाई देता है रुद्र, वो याद कर लें और अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बना लें कि इनको भूषण की उपाधि देने वाला विद्वान कौन है, तो रुद्र। रुद्र कौन थे, तो हृदय राम के सुत थे, बेटे थे, है ना। फिर आगे ब्रज भाषा, मतलब जब अगर हम लेखन की बात करते हैं तो वहां पर ब्रज भाषा, और वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर कविताओं के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं इसमें यहाँ पर कि ब्रज भाषा में लिखने वाले ये विद्वान हैं, लेकिन यहाँ पर इस कोटेशन से, इस लाइन से ये समझ में आता हुआ दिखाता है कि वीर रस की कविताओं को लिखने के लिए यहाँ पर ब्रज भाषा का यदि कोई विद्वान सबसे पहले उपयोग करता हुआ दिखाई देता है, तब उसका नाम आपके पास यहाँ पर क्या आता है, तो उनका नाम यहाँ पर आता है भूषण, है ना। भूषण की ब्रज भाषा में, जो इनकी ब्रज भाषा है उसमें उर्दू का, अरबी का, फारसी का। चूंकि अब देखो उस समय का, जब तत्कालीन समय की अगर हम बात करते हैं, जो 4, 25, 26 नंबर की जब अगर आप बातें
करो भी गए यहाँ पर, तो उस समय का जो तात्कालीन समय है औरंगजेब का है, औरंगजेब यहाँ पर मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, तब वहाँ पर अरबी और फारसी का प्रभुत्व रहा होगा, उर्दू का प्रभुत्व रहा होगा। तो इसलिए इनकी ब्रज भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो उर्दू के, अरबी के या फारसी के भी इसमें यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। ये आपको कहीं याद रखना चाहिए। फिर यहाँ से आगे बढ़ें, इनकी शैली क्या है, तो आंसर आता है ओजपूर्ण शैली। इनकी शैली क्या है, तो उत्तर आपके पास ओजपूर्ण शैली। इट मीन्स यहाँ पर चूंकि वीर रस वाले अगर विद्वान हैं तो जब लिखने की स्टाइल होगी तो यहाँ पर प्रसाद और माधुर्य आदि प्रकार की ये बातें नहीं करते। यहाँ पर जिन बातों का उल्लेख होता हुआ दिखाई देता है वो टाइटल अपने पास क्या है, ओजपूर्ण, वीरता वाली स्टाइल में अपनी बातों को कहने का दमखम रखते हुए दिखाई देते हैं। वो नाम आपके पास क्या है इसमें, भूषण। अब हम यहाँ पर ये जो 4 नंबर का, उसके बाद में 25 नंबर का, 26 नंबर का, ये पंक्तियाँ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पड़ी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये जो 4 नंबर वाला जो पॉइंट है, 4 नंबर की इनकी जो पद संख्या है, टोटल पदों की संख्या शिवा बावनी में कितनी है, 52। उसमें से 4 नंबर में यहाँ पर क्या है, तो 4 नंबर में है बदल न होई दल दक्षिण घमंड माई, है ना, बदल न होई दल दक्षिण घमंड माई, घटा जून होई दल शिवाजी अहंकारी के। फिर आगे, दामिनी दमंक नाही खुले खग बीरन के, वीर सिर छाप लघु तीजा असवारी के, देखी मुगलों की हर में भवन त्यागे। देखी देखी मुगलों की हर में, अब बेसिकली यहाँ पर मुगल जो राजाओं की जो रानियां हैं, पत्नियां हैं, उनके संदर्भ में शब्द यूज हुआ है, हर में भवन त्यागे। उजके उजके उठत बहत बयारी के, बयारी हवा के संदर्भ में शब्द हैं। दिल्ली मती भूली कहे बात घन घोर घोर, बाजत नगारे ये सितारे गढ़घारी के। ये यहाँ पर आपके पास 4 नंबर का टाइटल है, इस 4 नंबर का पद संख्या है। इस 4 नंबर के पद पर बड़े ही प्यारे और शानदार आपको प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। पर पहले मैं आपको तीनों ही बातें जो है आपको बता दूं। चलते हैं अगले नंबर पर, वो नंबर आपके पास क्या है, 25। 25 पद संख्या क्या कहती है, जीत्यो शिवराज सलहेरी को समर सुनी, जीत्यो शिवराज सलहेरी को समर सुनी, सुनी असुरन के सुसिने घरकत हैं, देवलोक नागलोक, देवलोक नागलोक नरलोक, गावे जस अजहू लो परे खग दंत खरकत हैं, कंटक कटक काटी कीट से उड़ाए कहते, है ना, कंटक कटक काटी कीट से उड़ाए कहते। देखो क्या शानदार, अगर आप यहाँ पर अज्यूम कर पा रहे हैं और अगर आपको अलंकारों की समझ है तो आप मुझे यहाँ पर लिख करके बताने का प्रयास करेंगे कि कंटक, कंटक कटक काटी कीट से उड़ाए में कौन सा अलंकार आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जो होगा अनुप्रास। लेकिन अनुप्रास के भी अगर अंदर जाओगे तो टाइटल आएगा वृत्त्यानुप्रास, क्योंकि वृत्त्यानुप्रास की बात तब होती है जब एक पद में, एक उसमें, एक पंक्ति में हम वहां पर एक वर्ण की एक से अधिक बार या वर्णों के समूह की एक से अधिक बार या अनेक बार जबावृत्ति को पाते हैं तो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। भूपन बनत मुख मोरे सरकत है। अब यहां पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि यदि इसमें यहां पर वृत्त्यानुप्रास है तो इस पंक्ति में भूपन भनत मुख मोरे सरकत हैं, इसमें यहां पर कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब अनुप्रास तो है, लेकिन अनुप्रास का भी कौन सा पॉइंट, तब यहां पर आपके पास नाम आता है, वो है इसमें छेकानुप्रास। क्यों छेकानुप्रास, क्योंकि छेकानुप्रास में ये कहा जाता है कि एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो या एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वो छेकानुप्रास होता है। एक वर्ण एक बार, एक वर्ण एक बार और ये 2 वर्ण मिलकर के बनाएंगे वर्ण समूह। तब इस पंक्ति के संदर्भ में यहां पर क्या है, तो आंसर आएगा छेकानुप्रास की। जब एक वर्ण या वर्ण समूह की एक बार आवृत्ति होती है तो उसे जिस नाम से जानते हो कहलाता है छेकानुप्रास। रणभूमि लेटे अग फेटे अरसेते परे, रुधिर लपेटे पठ नेटे फरकत हैं, है ना। ये जो है कौन सी इसमें से यहां पर पद संख्या है, तो आंसर आपके पास 25 है। फिर ये है आपके पास पद संख्या 26 नंबर। इस 26 नंबर में क्या है, केतिक देश दलियो दल के बल, केतिक देश दलियो दल के बल, दक्षिण चंगुल चापी के छाक्यो।
फिर आगे रूप गुमान हरियो गुजरात को, रूप और गुमान सब कुछ यहाँ पर हर लिया गुजरात का, और दक्षिण को तो यहाँ पर कांख में ही दबा लिया। सूरत को रस चूसी के नाख्यो, सूरत का तो पूरा का पूरा रस ही इन्होंने चूस लिया है। पंजन पहली मलेच्छ मले सब, सोई बाछ्यो जिही दिन है बाख्यो, केवल वही लोग 26 नंबर के इसमें यहाँ पर बताते हैं कि वही लोग बसते हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने उनके शिवाजी के आगे कहीं न कहीं यहाँ पर दीनता स्वीकार कर ली। सो रंग है शिवराज बली जिन, है ना, नौरंग में रंग एक नशा राख्यो। तो ये जो पॉइंट आपके पास है 4 नंबर का, 25 नंबर का, 26 नंबर का, बेसिकली नाम ही है शिवा बावनी। तो शिवा इट मीन्स यहाँ पर शिवाजी की जो वीरता का, शिवाजी के पराक्रम का, शिवाजी के कौशल का शानदार तरीके से 52 छंदों के अंतर्गत वर्णन किया। इसलिए अपनी नाम रचना का नाम जो है उन्हीं के नाम पर शिवा, शिवाजी और इधर की तरफ बावनी, 52 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखते हुए दिखाई देते हैं। चलते हैं अब यहाँ से इनके क्वालिटी वाले प्रश्न जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा आगे की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके पास आया कि मिश्र बंधुओं तथा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण का जन्म कौन सा वर्ष माना गया है? क्या इसका उत्तर 1603 है, या फिर आपके पास 1613 है, या 1681 है, या फिर 1715 है? तो जब अगर आप यहाँ पर मिश्र बंधुओं जो हमने अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखी उसमें सबसे पहले पॉइंट में मिश्र बंधुओं तथा रामचंद्र शुक्ल की ही बात की गई है ना। जब इनमें बात अगर कहते हैं तो इन्होंने यहाँ पर कब से कब तक का इनका तो वो था आपके पास यहाँ पर 1613 से लेकर के 1715 तक का समय माना है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल जिन लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर दिया है वो सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट, भूषण ने वीर रस में प्रमुखता से रचना कर अपने को किससे अलग साबित करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं भक्ति रस के कवियों से अलग हूँ, हाँ, पर ये उत्तर सही है। कितना? तो आंसर आया 50%। मैं श्रृंगार रस के कवियों से अलग हूँ, तो आंसर आता है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर ये भी सही है 50%। मैं नीति रस के कवियों से अलग हूँ, इसकी चर्चा नहीं होती। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो उत्तर आपको यहाँ पर मिलता है कि श्रृंगार, जिसमें बेसिकली आप जब श्रृंगार शब्द को अगर आप देखते हो तो इस रूप में आपको मिलेगा श्रृंगार और भक्ति रस के कवियों से अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास किया। चूंकि यहाँ पर अपनी बात वीर रस में कहने का धुआंधार दमखम रखते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो आंसर अपने पास डी। नेक्स्ट पॉइंट, शिवा बावनी में कितने छंदों में शिवाजी की कीर्ति का, पराक्रम का, कौशल का वर्णन किया गया है? ये आपके पास अच्छा प्रश्न है, लेकिन यदि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो इसमें यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। जो नाम है उसमें उनका उत्तर है। क्या इसका उत्तर आएगा? ये 9, ये 9, ये हाँ, ये वाला पॉइंट 9। बावनी में यहाँ पर 52 छंद हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में देखो बेसिकली क्या होगा पता है? बाई चांस अगर यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन ये रख दिया, ये वाला, तो हो सकता है कि कुछ व्यक्ति यहाँ पर इसका उत्तर 3 लगा दें, क्योंकि उनको लगेगा कि 4, 25 और 26 तो हमारे इसमें हैं, इसलिए इसका उत्तर ये। जबकि यहाँ पर शिवा बावनी में कितने छंद में लिखी गई रचना है, तो उत्तर आपके पास यहाँ पर आती है 52 छंदों में यहाँ पर शिवाजी की कीर्ति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण ने अपनी कृति शिवराज भूषण में स्वयं को किस जाति का बताया? मतलब यहाँ पर इनका जो थोड़ा बहुत लेखा जोखा मिलता है वो किस में मिलता है? शिवराज भूषण में, जो इनकी रचना है। हमारी रचना यहाँ पर पढ़ने लायक तो शिवा बावनी है, लेकिन यहाँ वो जन्म के कॉन्टेक्स्ट में जो बात आती हुई दिखाई उनकी जाति के कॉन्टेक्स्ट से, तो इस संदर्भ में क्या उन्होंने अपने आप को राजपूत बताया, क्या कायस्थ बताया, क्या बंगाली ब्राह्मण? नहीं, आंसर इसमें यहाँ पर आता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण जो है वो कहीं ना कहीं बताते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण के पिता का नाम क्या है? ये अपनी यही शिवराज भूषण नामक रचना में बताते हैं। चिंतामणि, मतीराम, त्रिविक्रम मिश्र नहीं, यहाँ पर जो नाम आता है वो है रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र जो है ये माने जाते हैं। फिर अगला पॉइंट, भूषण को भूषण की उपाधि, प्रश्न ये अच्छा है, ये आपको आएगा। भूषण को भूषण की उपाधि
प्रदान की? क्या छत्रपति शिवाजी ने, क्या महाराजा छत्रसाल ने? नहीं, इनके तो दोनों के सानिध्य में रहे और इनकी बड़ी प्रशंसाएं भी वो करते रहे हैं। चित्रकूट के राजा और रघुराम के पुत्र रुद्रदत्त रुद्र शाह, तो आंसर है कि यस, इसका आंसर क्या जाएगा? ये जयपुर के महाराजा। तो बात है आपके पास यहाँ पर नहीं, तो इसका आंसर अपने को क्या लेना है? तो वो है आपके पास यहाँ पर इसका उत्तर सी, है ना। चलते हैं 7 क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर कि भूषण किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? क्या मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, यस, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी, केवल छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल? आंसर है यहाँ पर, आंसर आता है इसमें कि मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। लेकिन सबसे ज्यादा जिनकी कहीं प्रशंसा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो उत्तर पास है इसमें। तो यहाँ पर बी आंसर हुआ, सॉरी, इसका आंसर उपयुक्त सभी वाला आंसर जाएगा। जो उत्तर जाएगा आपके पास वो है डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण का जन्म स्थान कौन सा था? बेसिकली एक जगह जहां परिचय की बात आती है में, क्या चित्रकूट, क्या लखनऊ, क्या वाराणसी? तो आंसर आपके पास है यहाँ पर क्या? ये है कानपुर। और मैंने ये कहा कि जब बेसिकली इस प्रकार की डिलेमा वाली जो चीज़ें होती हैं वो एग्ज़ाम का हिस्सा बनती हुई नहीं दिखाई देती है। तुमने जितने प्रश्न देखे होंगे उससे कई गुना ज़्यादा हमने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर के टाइटल्स देखे हैं। लेकिन एक कि टेंटेटिव, ठीक है, माना कि हमारे पास यहाँ पर सारे राइट हैं, सबसे ज़्यादा राइट कौन सा है? सारे रॉन्ग हैं, सबसे कम रॉन्ग कौन सा है? उस पद्धति से भी इसमें आंसर लगाने की परंपराएं आपको आनी चाहिए। रट्टू तोते के भांति एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा न बने, नहीं तो बेटा फिर अगला इंतजार करने के लिए और तैयार रहे। तो इसका उत्तर अपने पास क्या है? आंसर है ए। नेक्स्ट पॉइंट, भूषण के कितने भाई थे जो कवि थे? एक चिंतामणि, एक मतीराम। बिल्कुल, चिंतामणि और मतीराम, पर इन दोनों को जोड़ करके इसका उत्तर देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सही जवाब, चिंतामणि और मतीराम जो है इसका आंसर यहां पर जाएगा। तो उत्तर है आपके पास यहां पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, भूषण की प्रमुख रचनाओं में कौन सी कृति शामिल नहीं है? शिवराज भूषण उनकी रचना है? आंसर है यस, ए उनकी रचना है। शिवा बाउनी, यस, हमारे सिलेबस में ही दी हुई है और यहाँ पर हमको 4, 25 और 26 नंबर की रचनाएं वो पढ़ा रहे हैं। फिर पॉइंट आता है भूषण हजारा, क्या इनकी रचना है? आंसर है कि यस। भूषण हजारा में यहाँ पर कितने छंद हैं? तो आंसर जाएगा आपके पास 1000। बाउनी में 52, अगर 25 ही होगा तो 25, 40 होगा तो 40। तो ये भी इनका यहाँ पर आंसर है। इसका उत्तर क्या नहीं है? तो पॉइंट आपके पास जाता है, वो है रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की हैं। और कितने कांड हैं? तो आप सबको पता है कि इसमें 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। अगर यहां पर बात की जाए कि 7 कांड के नाम क्या हैं, 7 कांड के नाम क्या हैं, क्या आप क्रम से बताने का प्रयास करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख करके दें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसमें यहां पर बालकांड से लेकर के उत्तर अयोध्या जो है से आगे बढ़ाते हुए अब 7 कांड के नाम यहां पर लिखेंगे। इतनी उम्मीद है कि हाँ, आपको इसमें कहीं ना कहीं पता है। फिर अगला प्रश्न एक वापस यही है आपके पास कि जब हम यहां पर बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंका उत्तरकांड की जब अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा वाला कांड, सबसे बड़ा वाला सर्ग, सबसे बड़ा वाला पाठ कौन सा है, उसका भी उत्तर देने का आप प्रयास इसमें यहाँ पर करेंगे। ये उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आपसे ये उत्तर इसमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कृति शामिल नहीं है? तो उत्तर आपके पास क्या है? रामचरितमानस। नेक्स्ट पॉइंट, भूषण का मूल नाम क्या माना जाता है? कुछ विद्वानों के अनुसार भूषण और अन्य ऑथेंटिक सोर्स जो है वो यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं करते, लेकिन एक साहित्यिक सोर्स में कुछ विद्वानों ने यहाँ पर बात लिखी है। रत्नाकर त्रिपाठी, त्रिविक्रम मिश्र, चिंतामणि, नहीं मनीराम या पतिराम जैसे नामों का उल्लेख मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इसका उत्तर जाएगा ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किन 2 राजाओं के भूषण सच्चे प्रशंसक हुआ करते थे? क्या मोरंग के राजा और जयपुर के राजा नरेश? आंसर है यहाँ पर नहीं। क्या जोधपुर और रीवा के नरेश? आंसर है यहाँ पर नहीं।
केवल छत्रपति शिवाजी? आंसर है कि नहीं, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल इन दो राजाओं के सच्चे प्रशंसक यहाँ पर रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर जाएगा वो है अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, भूषण ने अपने काव्य की रचना किस भाषा में की है? क्या ये संस्कृत भाषा में करते हैं? नहीं। अवधी में करते हैं? नहीं। खड़ी बोली में? नहीं। ब्रज भाषा में करते हैं और ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी जैसे शब्दों का भी समावेश होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर उस समय के जब तत्कालीन समय की बात करते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि औरंगजेब का शासन रहा है, तो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के कारण उर्दू, अरबी, फारसी के संपर्क में यहाँ पर रहे होंगे और ब्रज भाषा के अंदर उनके उन शब्दों का समावेश होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण की ब्रज भाषा में किन भाषाओं के शब्दों की भरमार है? क्या संस्कृत और प्राकृत के? आंसर है नहीं। अरबी और फारसी और उर्दू के? हाँ। अंग्रेजी और पुर्तगाल के? नहीं। केवल हिंदी का? आंसर आपके पास नहीं। बिल्कुल इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा? तो इसका पास यहाँ पर जाएगा वो पॉइंट इसमें यहाँ पर बी, अरबी, फारसी और उर्दू। नेक्स्ट पॉइंट, भूषण किस रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं? इन्होंने इस वाले पॉइंट से अपने आप को अलग करा। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हंसने हंसाने की बातें नहीं है, यहाँ तो वीरता, पराक्रम, साहस आदि से रिलेटेड औचपूर्ण शैली में अपनी बात को बताने कहने का दमखम रखते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? तो वो है आपके पास यहाँ पर बी वाला वीर रस इसका उत्तर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भूषण की काव्य शैली कैसी है? क्या ये श्रृंगार रस प्रधान से रिलेटेड है? नहीं। क्या भक्ति रस से रिलेटेड है? नहीं। नीति की कोई बात नहीं है, उपदेशों की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ओजपूर्ण वीर रस शैली में अपनी बातें बताते हैं। तो काव्य की जो शैली है वो कैसी है? आंसर आपके पास ओजपूर्ण। अब अगला पॉइंट, भूषण की रचनाओं में, अब यहाँ पर सबकी बात की है, चाहे वो भूषण हजारा हो, शिवा बावनी हो या फिर आपके पास और भी इनकी जो रचनाएं हैं, भूषण की रचनाओं में निम्न में से कौन से छंद प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? क्या इसमें यहाँ पर इसका उत्तर रोला और कुंडलिया, चौपाई और दोहा, कवि मुक्तक और रुबाई? नहीं। कवित्त, सवैया, दोहा और आपके पास यहाँ पर छप्पै। अगला, और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से कुंडलिया लिखने के लिए कवि गिरिधर जाने और पहचाने जाते हैं, क्या आप मुझे ये बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि छप्पै छंद को लिखने के लिए कौन जाने और पहचाने जाते हैं? कौन सा ऐसा विद्वान है जो छप्पै छंद को लिखने के लिए जाने और पहचाने जाता है? तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वहां पर देंगे और पता होगा कि छप्पै लिखने के लिए कौन सा ऐसा विद्वान, जिस प्रकार से कुंडलिया लिखने के लिए गिरधर प्रसिद्ध है उसी प्रकार से छप्पै लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपनी रचनाओं में कवित्त भी एक वार्णिक छंद, सवैया भी एक वार्णिक छंद, दोहा भी जो एक मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद, और छप्पै भी जो विषम मात्रिक छंद या संयुक्त मात्रिक छंद हैं, इसमें जो है अपनी कहीं न कहीं बातें बताने का प्रयास करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भूषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके आपका फोकस इस पर होना चाहिए। वे ब्रज भाषा के वीर रस में लिखने वाले, मैं ब्रज भाषा के नहीं बात कर रहा हूं, वीर रस में लिखने वाले प्रथम कवि के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। हाँ, वीर रस में लिखने वाले ब्रज भाषा के प्रथम कवि के रूप में देखते हैं। संस्कृत में रचनाएं लिखी नहीं, उनके काव्य में उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का समावेश है। हाँ, उनकी रचनाएं छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल से जुड़ी है। आंसर है यस। अब अगर मान लो ये नहीं पढ़ोगे ना तो आप पहला उत्तर लगा करके आ जाओगे, जबकि आपको उसमें वहाँ पर सही तरीके से उस प्रश्न को पढ़ना चाहिए था और उसका उत्तर क्या था? तो उसका उत्तर बी था, जबकि हम ए लगा करके आ जाते। एग्जामिनेशन को नॉलेज के साथ पास करना एक मैनेजमेंट की कलाकारी है। जिस दिन
आप ये सीख जाएंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भूषण का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? क्या रामचरितमानस है, शिवराज भूषण है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो हैं? तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे पृथ्वीराज रासो आंसर है नहीं। किनकी रचना है? बिल्कुल सही जवाब। पद्मावत नहीं। किसकी रचना है? बिल्कुल सही, मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना है, और जो कहीं ना कहीं अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस, बिल्कुल रामचरितमानस भी जो है यहाँ पर इनकी रचना नहीं है, तुलसीदास की है। और कौन सी है इनकी, तो कौन सा इनका प्रमुख काव्य ग्रंथ है? तो उत्तर जाता है आपके पास यहाँ पर शिवराज भूषण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवा बावनी किसकी रचना है? तुलसीदास की नहीं। भूषण हाँ, रहीम नो, सूरदास नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा कि ये रचना किसकी है? तो अपने पास यहाँ पर आंसर है भूषण। नेक्स्ट पॉइंट, शिवा बावनी में अब यहाँ से आपका 4 नंबर 25 नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, 4 पद संख्या, 25 पद संख्या, 26 पद संख्या से रिलेटेड प्रश्नों का क्वालिटी वाला संकलन शुरू होता हुआ दिखाता है कि बेसिकली शिवा बावनी में किस बात का जिक्र किया गया है, किसका आतंक दिखाया गया है? क्या अकबर का? नहीं। औरंगजेब का? नहीं। महाराज शिवाजी का, महाराजा छत्रसाल का? तो आंसर अपने पास आता है यहाँ पर नहीं, क्योंकि शिवा बावनी में शिवा जी की कीर्ति का, पराक्रम का, साहस का वर्णन किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसका प्रकोप है, किसका भय दिखाया गया है, और यहाँ पर मुगलों की जो रानियां भी थी वो इनके भय से यहाँ पर डरती थी, तो किसका प्रकोप, डर बताया गया है। तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या दोगे? तो आंसर जाएगा आपके पास शिवा बावनी में शिवाजी का, महाराज शिवाजी का, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निवासी, है ना। अब यहाँ पर प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते थे, लेकिन अपने को 4 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर की चर्चा करनी है, इसलिए प्रश्न वहां पर उन्हीं पदों से रिलेटेड आपको इसमें मिलेंगे। दिल्ली के निवासी बादलों की गड़गड़ाहट को किससे जोड़कर देखते थे? कि जब अगर बादल की अगर गड़गड़ाहट हो रही है तो वो उससे वहां पर क्या जोड़ लेते थे कि मुगल की सेना के तोपों से, बादलों की स्वाभाविक गरज से, युद्ध के शंखनाद से नहीं। इनको समझ में आता था कि शिवाजी, जैसे बादल जब गड़गड़ाहट कर रहे थे तब इनको ऐसा लगने लगता था कि शिवाजी के जो है वो नगाड़े बज रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? तो वो है अपने पास यहां पर पॉइंट ए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपने दोस्तों को जो कहीं ना कहीं शिवा बावनी के शानदार वाला पोर्शन से रसास्वादन करने से अगर बच रहे हो तो उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसके साथ साथ में यहाँ पर लाइक का बटन भी दबाते रहें। आप लोगों का इतना दायित्व तो इसमें यहाँ पर बनता है, और अच्छी क्वालिटी वाली बातों को लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बादलों की घटा को देखकर दिल्ली के लोग किसका आभास करते थे? ए, मुगल सेना का, बी, शिवाजी के अहंकारी दल का, सी, वर्षा ऋतु के प्रभाव का, डी, युद्ध के शंखनाद का। अब प्रश्न यहां पर ऐसा है कि भूषण की शिवा बावनी के संदर्भ में, भूषण की शिवा बावनी के संदर्भ में, या भूषण की शिवा बावनी की पद संख्या 4 के संदर्भ में बादलों की घटा को देखकर दिल्ली के लोग किसका आभास करते थे? तो वो कहते थे कि शिवाजी का अहंकारी दल। जहां पर यदि आपने ध्यान दिया हो तो उन्होंने इस 4 नंबर में अहंकारी के बजाय जो शब्द लिखा है वो लिखा है यहां पर हंकारी, है ना। ये इस पॉइंट का लोप होता हुआ वहां पर दिखाई देता है। अपनी जो ओरिजिनल वाली जब उसमें अपन ने भी काव्य की पंक्तियां देखी थी वहां पर इस प्रकार की बातें इसमें आती हुई दिखाई दी। तो इसका उत्तर क्या है? शिवाजी के अहंकारी दल का। नेक्स्ट पॉइंट, बिजली की चमक को देखकर दिल्ली निवासी क्या समझते थे? कि शिवाजी की सेना के नंगे खड़क, मुगल बादशाह की तलवार, युद्ध में जलते हुए किले, आकाशीय बिजली का प्रकोप। तो यहां पर शिवाजी की सेना के नंगे खड़ग, असी रिप तलवार,
उनको यहाँ पर जैसे ही बिजली की चमक दिखाई देती थी तो दिल्ली निवासी ये समझने लगते थे कि शिवाजी की सेना के लोग जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर नंगी तलवारों को लेकर के आ रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या है इस पॉइंट के संदर्भ में? आंसर है ए। नेक्स्ट पॉइंट, शिवा बाउनी के अनुसार मुगल स्त्रियां किस भय से अपने घर छोड़कर जाती थी? वो आया था ना हर में, मुगल स्त्रियां हर में, उसी शब्द में शब्द था वो, युद्ध के विनाश से नहीं, अकाल पड़ने के भय से नहीं, औरंगजेब की नीतियों से नहीं, शिवाजी की सेना के डर से स्त्रियां जो है अपने घर को छोड़ करके भाग जाया करती थी। जहां पर उसमें आया था हर में शब्द आया था, वो उसी बात को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? वो है आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हवा के शब्द से दिल्ली निवासी क्यों चौंक उठते थे? प्रश्न है भूषण की शिवा बाउनी के पद संख्या 4 के संदर्भ में हवा के शब्द से दिल्ली निवासी क्यों चौंक उठते थे? ए, वे इसे युद्ध की घाट समझते थे। बी, वे इसे शिवाजी की गुप्त सेना का संकेत मानते थे। वे इसे मुगल सेना की योजना का हिस्सा समझते थे, या वे इसे प्राकृतिक घटना मानते थे। क्या होगा 26 नंबर के प्रश्न का आंसर जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए? जल्दी से बताएं। क्या डी है? नहीं। क्या सी है? नहीं। वे शिवाजी की गुप्त सेना का संकेत मानते। हवा के शब्द से दिल्ली निवासी बयार शब्द आया था, बयार, है ना। वैसे शिवाजी की गुप्त सेना का संकेत कहीं ना कहीं मानते थे। तो उत्तर जाएगा क्या? आंसर है यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के भयभीत नागरिक वर्षा ऋतु के बादलों को किससे जोड़कर देखते थे? मुगल सेना की टुकड़ियों से, मराठा सेना की घुड़सवार टुकड़ियों से, अकबर के युद्ध अभियानों से, प्राकृतिक आपदाओं से कोई मतलब नहीं, अकबर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जिक्र है यहाँ पर औरंगजेब, मुगल सेना के टुकड़े से आंसर नहीं, मराठा की घुड़सवार की टुकड़ियों से जो है इसका लगाते थे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 28, शिवा बाउनी किस रस की प्रमुख रचना है? श्रृंगार रस? नो। नायक नायिका का मिलन या बिछड़ने की बातें होती है। 4, 25 और 26 में यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा नहीं है। वीर रस से? हाँ, क्योंकि शिवाजी का पराक्रम, साहस, कौशल का वर्णन किया गया है। करुण रस से? रोने गाने कोई बात नहीं है। हास्य रस से? आंसर है यहाँ पर नहीं। तो इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? तो इसका सटीक उत्तर है आपके पास वीर रस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला 29, शिवा बाउनी में किनकी बुद्धि भ्रष्ट बताई गई है? जो बेसिकली यहाँ पर 4, 25, 26 लिखा है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि मराठा योद्धाओं की, शिवाजी के सेनापतियों की, मुगल के बादशाहों की नहीं, दिल्ली निवासियों की बुद्धि को भ्रष्ट बताया है। किसकी आंसर है? और उस समय मानकर चली कि दिल्ली में यहाँ पर जिनका राजपाट है वो टाइटल औरंगजेब से कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर दिल्ली निवासियों की इसमें चर्चा की गई है। तो आंसर आपके पास इन पदों में है ना, इन पदों के संदर्भ में, शिवा बाउनी पद के संदर्भ में जो आपके पास उत्तर है वो वहां का सटीक वाला पॉइंट क्या है? तो आंसर है आपके पास यहाँ पर दिल्ली निवासी, क्योंकि पद में जो होता है उसकी चर्चा होती है, उस पर प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धापहपनहुति अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? उपमेय को सत्य और उपमान को असत्य बताने में, उपमेय को असत्य और उपमान को सत्य बताने में, उपमेय और उपमान को समान रूप से रखने में, किसी की तुलना को अस्वीकार करने में। यह तो हटाओ, ये भी हटा दो अभी, क्योंकि उपमेय आप जानते हैं आमतौर पर जो हमेशा नीचे के पायदान पर होती है, उपमान हमेशा ऊपर के पायदान पर होती है और इस नीचे के पायदान को ऊपर के पायदान के बराबर ले जाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये दो शब्द, यहाँ पर उपमेय और उपमान क्या हो गए? पर उत्तर ये नहीं है। अब यहाँ पर उपमेय को असत्य और उपमान को सत्य बताने में बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो शुद्धा वाला जो पॉइंट है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है आपके पास यहाँ पर वो है शुद्ध, और दूसरा है इसमें अपन
हुति वाला पॉइंट इसमें आता हुआ दिखाई देता है। अपहनुति अलंकार क्या होता है? तो जब वहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो सत्य बात होती है उसको असत्य करार दिया जाता है और उस सत्य बात पर मिथ्या बात का, झूठी बात का, असत्य बात का इतना बढ़िया लेप लगा दिया जाता है कि जो सत्य बात, जो असत्य बात होती है वही सत्य लगने लगती है। उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो अपहनुति अलंकार कहलाता है। लेकिन इसके आगे एक शब्द जुड़ गया है, शुद्ध अपहनुति अलंकार। इट मीन्स आपके पास यहाँ पर यह है कि उपमेय को असत्य और उपमान को सत्य बताने में, जबकि यहां पर क्या है, जनरली इन पंक्तियों में देखते हैं तो यहां पर उपमेय जो है वो सत्य है। यहां पर इन पंक्तियों में बादल जो है वो सत्य होता है और दल, उपमान जिसको बताया गया है वो असत्य होता है। लेकिन असत्य को सत्य कर दिया और सत्य को असत्य कर दिया, इसलिए इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या जाएगा? तो वो आंसर आपके पास है यहां पर बी, है ना। ए उत्तर होगा, आंसर है आपके पास नहीं। ठीक है, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके पास 31। निम्नांकित में से किस अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत पंक्तियों में मिलता है? बदल न होई दल दक्षिण, बदल न होई दल दक्षिण, घमंड माही घटा। ये आया है घटा, बादल। घटा जून होई दल, ये रहा दल, शिवाजी के अहंकारी से। तो क्या यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है? नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार का कीवर्ड क्या है? कभी भी आपकी परिभाषा गलत नहीं होगी, इसके दम पर ये इसका उत्तर नहीं है। फिर यहां पर बी आया है, इसमें शुद्ध अपहनुति अलंकार, यस। उपमेय असत्य और उपमान सत्य वाला जो पॉइंट होता है, तो इसलिए इसका आंसर आपके पास जाएगा उपमा। जब हम सी की बात करते हैं तो इसमें यहां पर समानताओं की बात होती है, किसमें? तो आंसर आता है आपके पास उपमान और उपमेय में। फिर आया आपके पास यहां पर डी पर रूपक, क्या इसकी चर्चा है? आंसर है नहीं, क्योंकि रूपक की परिभाषा का जो कीवर्ड है वो है आरोप। इसके दम पर आपकी परिभाषा इसमें कभी गलत नहीं होगी, है ना। तो ये चलते हैं अपन यहां से इसमें, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसमें है अपने पास यहां क्या? तो आंसर गया इसमें शुद्ध अपहनुति अलंकार की यहां पर बात की गई है। इसका जिस्ट क्या है? सत्य को असत्य करार दे देना, असत्य को सत्य मान लेना, जो झूठी बात हो, जो सत्य बात होती है उस पर झूठी बात का लेप लगा देना और झूठी बात को ही सत्य बताने का प्रयास करना, ये इसका जिस्ट है। यदि अगर आप जानते होंगे अपहनुति अलंकार को तो मेरे इन शब्दों से आप समझ गए होंगे। इसका आंसर आपके पास जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रस्तुत छंद के अनुसार, छंद है घटा जून होई दल शिवाजी अहंकारी के। बादल को क्या कहा गया है? ए शिवाजी का दल, बी मुगल सेना, सी आकाश घटना, डी प्राकृतिक घटना नहीं, है ना। घटा जून होई दल, यह है शिवाजी का दल। घटा जून होई दल, शिवाजी अहंकारी थे। एक प्रश्न यहां भी अच्छा क्वालिटी वाला बनता है कि इसमें यहां पर शब्द ये जो स्टार्ट होना था वो यहां से, लेकिन इसका लोप होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आंसर यहां पर क्या जाएगा? तो उत्तर आपके पास अभी गया, वो है ए, शिवाजी का दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग शब्द का अर्थ क्या है? क्या यहां पर पक्षी है? कविता में शब्द यूज हुआ है। आकाश है? नहीं। खड़ग तलवार से है? आंसर है यस। बादल से है? आंसर है नो। तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? तो इसका उत्तर आपके पास है यहां पर सी जाता हुआ दिखाई देगा। फिर अगला प्रश्न आपके पास यहां पर 34 नंबर का है, वो क्या है इसमें? तो वो है आपके पास सितारे गढ़ किसका प्रतीक है? इन कविता की पंक्तियों में शब्द यूज हुआ है। मुगल सेना का किला, दिल्ली का किला, मराठा युद्ध नीति, नो, शिवाजी की राजधानी सितारे गढ़ इसका प्रतीक है ना। तो ये आपके पास उत्तर जाएगा इसमें यहां पर ए वाला। अगला पॉइंट 35, हरताली का तीज का संबंध किससे है? उसमें आया वहां पर 30 शब्द। शिवाजी के जन्म उत्सव के बारे में, मुगल विजय उत्सव से, मराठा सेना के अभियान से, पार्वती जी के व्रत से हरताली का तीज शब्द का जो है संबंध कहीं न कहीं पर है। तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कवि ने उपमेय बादल को क्या माना है ना? क्या इसे यहां पर असत्य बताया है, क्या इसे सत्य बताया है, क्या इसे अप्रासंगिक और क्या इसे अनुपयुक्त बताया है? तो इन दो ऑप्शनों को तो यहां पर आप काट दो। अगर आपने पंक्तियों को सही ढंग से सुना है तब ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर बकायदा जो है वो समझ में आ गया होगा कि बादल को क्या माना है। तो बादल को क्या माना है, तो बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने दिया है वो है आपके पास यहां पर असत्य। और सत्य जो है किसको, तो उत्तर अपने पास यहां पर जाता है दल को। तो इसमें आंसर अपने पास क्या गया, ए। और ए का अपने पास पॉइंट क्या है, वो है इसमें यहां पर असत्य, बादल, है ना। और दल वाला पॉइंट जो है उसमें सत्य है। तो ये कॉन्सेप्ट इसका यहां से आगे की तरफ बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बयारी शब्द का अर्थ क्या है? इनमें शब्द यूज हुआ है, क्या ये बारिश है? नो, बिल्कुल सही जवाब। लगभग सभी को पर्यायवाची वाली स्टाइल जो है बहुत मजबूत है, तो आपको याद है, तो इसका उत्तर जाएगा यहां पर हवा, बिजली, युद्ध। तो आंसर है इसमें यहां पर हवा। नेक्स्ट पॉइंट, हंकारी प्लस अहंकारी में कौन सा वर्ण छिपा हुआ है? मतलब ये जो था ये ओरिजिनल शब्द है, इसमें क्या छिप गया था? क्या अ, क्या ह, क्या क, क्या र? तो इसका उत्तर जो है वो जाएगा आपके पास क्या, अ आना चाहिए था, जो कि वहां पर छुपता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो शब्द आपने कविता में इस रूप में इसको चालू पाया, जबकि इसको चालू जो पाना था वो इस रूप में यहां पर आंसर जो है वो बढ़ना था, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर आपके पास यहां पर ए वाला जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी ने सलहेरी के युद्ध में किन सेनापतियों को पराजित किया था? अच्छा और क्वालिटी वाला प्रश्न है, आ गया, तो उम्मीद है कि आप लीडिंग करोगे। ए, मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां, ये तो है लेकिन ये नहीं है। अफजल खां और शाइस्ता खां, नो। औरंगजेब और मुराद बख्श, आंसर है नहीं। यहां पर इसमें जो चर्चा होती है वो है दिलेर खां की, और इखलास खां की इसमें चर्चा होती है। तो सलहेरी के युद्ध में जिन सेनापतियों को पराजित किया था उनका नाम था दिलेर खां, और दूसरा नाम क्या था, इखलास खां, उनका नाम वहां पर था। तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा सलहेरी का युद्ध किस संवत में लड़ा गया था? ए 1659, बी 1687, सी 1729, डी 1751। इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर क्या जाएगा? जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जाएगा आपके पास 1729, इसका यहां पर आंसर जाएगा, है ना। और ये वाली जो सलहेरी के युद्ध की चर्चा, अगला और क्वालिटी वाला प्रश्न, सलहेरी के युद्ध की चर्चा किस पद संख्या के अंतर्गत होती हुई दिखाई देती है यहां पर? अच्छा प्रश्न है, याद रखना। क्या 4 नंबर में, 4 में, 25 में, 26 में? तो इसका उत्तर जाता है वो है आपके पास यहां पर 25 में। ठीक है, चलते हैं। चैनल को आप अपने दोस्तों के मध्य इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और महत्वपूर्ण बातें मिलती रहें, जिससे आपका घर गृहस्थी धन धान्य से परिपूर्ण होती हुई दिखाई दे, संपूर्ण होती हुई दिखाई दे। अगला प्रश्न, कंटक कटक काटी किट से उड़ाए केते। ऐसे थे यहां पर कि जरा जरा टुकड़ा, जो सामने वाली जो सेना थी, शिवाजी की जो सामने वाली सेना थी, उनको ऐसे टुकड़े कर करके, इट मीन शत्रुओं को, है ना। कंटक इट मीन्स यहां पर, वैसे तो कंटक कांटा भी और कांटा है मतलब शत्रु है, तो कंटक यहां पर इनको जो है वो ऐसा टुकड़ों में काट काट करके ऐसे उड़ा दिए जैसे कीट उड़ा दिए गए हैं। प्रस्तुत छंद में कौन सा अलंकार प्रमुखता से आता है? उपमा नहीं,
क्योंकि उपमेय उपमान में समानता होती है। ए इसका उत्तर है, आंसर है नहीं। उत्प्रेक्षा नहीं, क्योंकि यहां पर बात होती है संभावना की, उपमेय और उपमान में संभावना है ना। वृत्यानुप्रास 100% इसका उत्तर। क्यों? क्योंकि क वाला जो पॉइंट है, क और क, इसमें जो है उसका यहां पर रिपीटेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका आंसर अपने पास इसमें क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा वो है यहां पर क्या? तो आंसर है इसमें सी, है ना। सी इसका उत्तर जाएगा, क्योंकि वृत्यानुप्रास में एक व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार इनकी पुनरावृत्ति होती हुई दिखाई देती है। तो इसका उत्तर है आपके पास सी। अनुप्रास तो है, अगर वृत्यानुप्रास नहीं होगा तो फिर अनुप्रास होगा, क्योंकि अनुप्रास का एक पार्ट है क्या? वृत्यानुप्रास। क्योंकि अनुप्रास अलंकार आप सब जानते हैं कि 5 प्रकार का होता है ना। तो ये बात थोड़ा सा इसमें यहां पर ध्यान रखें। इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? तो सटीक उत्तर है आपके पास सी। नेक्स्ट पॉइंट, वृत्यानुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? शब्दों के प्रारंभ में एक वर्ण की पुनरावृत्ति, हाँ। समानार्थ वाले शब्द नहीं, भावनाओं की तीव्रता नहीं, प्रकृति और मनुष्य की समानता नहीं, है ना। अब यहां पर यह है कि प्रारंभ अपन ने जब इनमें देखा तो यहां पर अपने को प्रारंभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अनुप्रास की टैग लाइन में जाओगे तो चाहे प्रारंभ में हो, अनुप्रास की टैग लाइन में, अनुप्रास ना वृत्यानुप्रास, अनुप्रास की टैग लाइन में जाओगे तो प्रारंभ भी हो सकता है, मध्य भी हो सकता है और अंत भी हो सकता है। लेकिन वृत्यानुप्रास के संदर्भ में शब्दों के प्रारंभ में वर्णों की पुनरावृत्ति का जिक्र किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट, खगदंत का अर्थ क्या है? क्या यहां पर पक्षी की चोंच से है या तीरों की गांसियां से हैं? तो इस संदर्भ में यहां पर न मुगल सेना से न रणभूमि के दृश्य से जिस संदर्भ में इस पॉइंट को लिया गया है वो तीरों की गांसियां के संदर्भ में इसका यूज किया गया है। अगला पॉइंट, असुर शब्द से यहां किसे संदर्भित किया गया है? ये जो पंक्तियां हैं इसमें इसका जब जिक्र होता है पौराणिक राक्षसों से नहीं, शिवाजी के अनुयायियों को नहीं, किले के राक्षसों को नहीं, अत्याचारी मुसलमानों को यहां पर इन्होंने असुर शब्द के रूप में डिफाइन किया है ना। तो इसका उत्तर अपने पास इसमें यहां पर क्या है? इसका उत्तर है अपने पास यहां पर बी, अत्याचारी मुसलमानों को। चले नेक्स्ट पॉइंट, कंटक शब्द का क्या अर्थ है? वैसे तो सही है इसमें कि कांटा भी होता है, बिल्कुल, लेकिन यहां पर बेसिकली जो शूद्र वाला जो शत्रु होता है, शूद्र बिल्कुल नीच प्रकार का जो शत्रु होता है, उससे इसका मीनिंग लिया गया है। तो यहां पर ये इसके आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर जो है वो क्या जाएगा? वो है आपके पास यहां पर शत्रु, और शत्रु में भी अगर आप जाओगे तो शूद्र वाला शत्रु बिल्कुल जैसा कांटे के समान हो, जो बिल्कुल नीच काम में आता हुआ दिखाई देता हो। तो इसका आंसर अपने पास क्या है? सी। नेक्स्ट पॉइंट, अरसेटे शब्द का क्या अर्थ है? इसमें यहां पर यूज हुए हैं साहसी योद्धा नहीं, अशक्त व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति और शिवाजी की सेना। तो अरसेटे शब्द का यहां पर जिस बात के लिए यूज किया गया है वो आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई देगा, अशक्त व्यक्ति, है ना। इसका आंसर क्या है? ये जब अगर आप देखोगे पद संख्या 25, उस पद संख्या 25 में अरसेटे शब्द का यूज किया है जो अशक्त व्यक्ति को इंडिकेट करता है। फिर अगला पॉइंट 47 नंबर पर, पटनेटे, है ना। इस पॉइंट का जो है वो चर्चा इसमें पटनेटे शब्द का तात्पर्य है। उन्होंने कहा युद्ध स्थल के दर्शक, शिवाजी के सैनिक, मुगल बादशाह नहीं, नव युवक पठान, युवा पठान योद्धा, युवा पठान योद्धा, पठान, नव युवक पठान योद्धाओं को भूषण ने पटनेटे शब्द के रूप में यहां पर चर्चित किया है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास ए। नेक्स्ट 48, शिवाजी की विजय को किस प्रकार चित्रित किया गया है? इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से नहीं। क्या है इसका आंसर? वीर रस के माध्यम से, ओजपूर्ण शैली में, है ना। तो आंसर आपके पास यहां पर जाएगा वो है इसका क्या? 48 का ए जाता हुआ दिखाई देगा, वीर रस के माध्यम से। ठीक, तो ये आपके पास यहां पर क्वालिटी वाले धुआंधार प्रश्न। अब अगर अपन देखें प्रस्तुत छंद मतलब आगे, जब अगर अपन उसमें देखते हैं यहां 26 को, तो कैतिक देश दलियो दल के बल में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है ना। क्या उपमा है, क्या
क्या दल्यो है, दल के बराबर है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उपमा है, आंसर है नहीं। उत्प्रेक्षा है, नहीं। रूपक है, नहीं। काव्य लिंग अलंकार। बेसिकली जब किसी एक बात को लेकर उसके प्रसंग के पीछे सारी बातों को यहां पर धुआंधार तरीके से जब वर्णन कर दिया जाता है तो वो शब्द कहलाता है काव्यलिंग अलंकार। ठीक, तो इसका आंसर यहां पर क्या जाएगा, तो इसका उत्तर है आपके पास यहां पर सी। नेक्स्ट पॉइंट, काव्यलिंग अलंकार की विशेषता क्या होती है? जब कथित प्रसंग का ठीक ठाक परिचय कराया जाता है, जब किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, जब किसी वस्तु को मानवीय गुण प्रदान किए जाते हैं, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जब कथित प्रसंग का ठीक ठाक धुआंधार तरीके से विवेचन वर्णन परिचय कराया जाता है, तो वो होता है आपके पास यहां पर लिंग अलंकार। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ये है आपके पास ए 51। शिवाजी ने गुजरात की शोभा को किस प्रकार समाप्त किया? अपने सैनिकों को वहां बसा करके नहीं, मुगल शासकों से संधि करके नहीं, वहां का राज्य स्वीकार करके नहीं, वहां के धन वैभव को लूट कर, है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, वो है आपके पास बी। बकायदा 26 के पद में इसका जिक्र होता है। मालती सवैया छंद की विशेषताएं क्या है? बेसिकली अपन ने कहा कि इन्होंने जो सवैया है, सवैया कई प्रकार का होता है, उसमें से एक मालती सवैया। उसी प्रकार से आपके पास यहाँ इन्होंने कविता का भी प्रयोग किया है, दोहा का भी प्रयोग किया है, छप्पे का भी प्रयोग किया है। पर यहाँ पर जब बात आती कि मालती सवैया छंद की विशेषताएं क्या है, प्रत्येक चरण में 8 गुरु होते हैं, नहीं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, मात्रा का काम नहीं है क्योंकि सवैया एक वर्णिक छंद है। केवल श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है, नहीं। सवैया छंद में क्या होता है, 23 वर्ण होते हैं, है ना। और 23 वर्ण होते हैं तो एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 7 3 21 और 2 आपके पास क्या आ गए इसमें यहाँ पर गुरु। तो ये टोटल जो है इसका योग बनता है 23 और 7 क्या चाहिए, भगण। 7 की क्या चाहिए इसमें, भगण। अब भगण का सूत्र क्या होता है, तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को निकालते आता होगा। य माता राज भान सलगा से, य माता राज भान सलगा से यदि अगर आप निकालोगे तो इसका यहां पर बनेगा S+I, मतलब S+I ऐसा कितनी बार होगा, 7 बार। और अंत में क्या होंगे, तो अंत जब इसका आएगा तब अंत में यहां पर 2 गुरु होंगे, है ना। तो इसलिए इसका उत्तर यहां पर क्या है, आंसर अपने पास ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मालती सवैया, बेसिकली ये जो 26 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको पद संख्या है, वो आपको प्रश्न आ सकता है कि कौन से छंद में लिखा गया है। तो उसका उत्तर देना मालती सवैया। मालती सवैया में 7 भगण होते हैं और 2 गुरु होते हैं अंत में। चापी के शब्द उसमें यूज हुआ है। चापी के शब्द का अर्थ क्या है, सहारा देकर नहीं, ललकार कर नहीं, आदेश देकर नहीं, दबाकर। चापी के, दबाकर, है ना। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या जाएगा, तो वो है अपने पास यहां पर बी। फिर अगला, प्रस्तुत छंद केतिक देश दलियो दल के बल दक्षिण चंगुल को चंगुल चापी के चाख्यो में शिवाजी का कौन सा गुण मुख्य रूप से उभर करके आता है। 26 वाले पद में इसकी चर्चा की गई है। उनकी उदारता नहीं, कूटनीति नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं, उनका पराक्रम और उनका युद्ध कौशल। तो यहां पर इसका उत्तर क्या जाएगा, है आपके पास इसमें सी, उनका पराक्रम और युद्ध कौशल। अगला प्रश्न, शिवाजी की वीरता ने औरंगजेब पर क्या प्रभाव पड़ा। शिवाजी की वीरता ने औरंगजेब पर क्या प्रभाव डाला। ए, औरंगजेब ने शिवाजी से संधि कर ली। शिवाजी की वीरता ने औरंगजेब पर। बी, औरंगजेब ने शिवाजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सी, औरंगजेब की कोई रणनीति सफल नहीं हुई। और डी, औरंगजेब ने शिवाजी को अपना सेनापति बना लिया। क्या इसका आंसर होगा 55 वाले प्रश्न का सटीक आंसर इसमें यहां पर क्या जाएगा, जल्दी से आप बताने का प्रयास करें, जल्दी। तो यहां पर यह है कि आत्मसमर्पण करने का तो सवाल नहीं होता, संधि करने का सवाल नहीं होता, क्योंकि पर यहां पर
थी कि इनकी जितनी भी रणनीतियां थी इसकी वो एक नहीं सफल होने देते थे। कौन? आंसर आता है आपके पास शिवाजी। तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाख्यो शब्द का अर्थ क्या है? मतलब इसमें आता है 26 में, बचाया नहीं, सम्मान दिया नहीं, दबाया नहीं, नाख्यो न नष्ट कर दिया। नाख्यो शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है आपके पास नष्ट कर दिया। अगला पॉइंट, सोरंग शब्द से क्या अभिप्राय है? इसमें यहां पर चर्चा होती है कि युद्ध का रंग, आकाश का रंग, सूरत का सौंदर्य। जब यदि सही ढंग से प्रश्न नहीं पढ़ा होगा तो आपकी तो लुटिया यहीं डूब जाएगी। रंग लिख दिया ना तो आप ही लगाएंगे, जबकि यहां पर जिस बात को हाईलाइट करते हैं सो रंग शब्द से क्या अभिप्राय है, तो वो है शिवाजी का प्रताप, शिवाजी का जो है वो वैभव, उसकी चर्चा होती हुई दिखाई देती है। ओके, फिर यहां से 58, शिवाजी ने दक्षिण को किस प्रकार जीता? अपनी नीति और कूटनीति से। उसे सिंह की भांति बिल्कुल यहां पर जैसे चापी के दबाकर, औरंगजेब से मित्रता करके, मुगल सेनाओं को धन देकर। तो ये दो बातें तो है नहीं, नीति कूटनीति वाला पॉइंट है नहीं। सिंह की भांति बिल्कुल यहां पर चापी के दबा करके जो है उसको जीत लिया। तो इसका उत्तर क्या गया? वो है आपके पास बी। ठीक है, तो ये है आपके पास शिवा बावनी भूषण की एक धुआंधार रचना, जिसके पद संख्या 4, 25 और 26 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्वालिटी वाले प्रश्न। इससे बाहर आप यहां पर कुछ भी नहीं है। यदि आपने इसको बढ़िया तरीके से वाचिंग एक दो बार अगर कर लिया तो फिर आपको और यहां पर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि शिवा बावनी जो है वो आपको इसमें यहां पर समझ में आया होगा, और अन्य से अलग भांति कि कैसे हम हमारे विद्यार्थियों को लीडिंग दिलाएं, उस प्रकार से पूरा का पूरा पाठ यहां पर आपके पास समक्ष आता हुआ दिखाई दिया है ना। तो आप अपने दोस्तों को भी जो है यहां पर शिवा बावनी पाठ उनको शेयर करें, उनको जो है कमेंट आप भी लिखें और अपने दोस्तों को भी लिखने के लिए मोटिवेट करें कि क्या जो है इसमें और चाहिए। तो मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर और ऐसे ही पाठों को धुआंधार तरीके से करने के लिए तत्पर हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।